नमस्कार साथियों, हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान में प्रश्न दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए। क्या प्रश्न देख रहे हैं हम? दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी। दूरी होती क्या है हम ये समझते हैं। तो गाइस दूरी क्या होती है समझना है ना। जैसे ये कोई हमारे पास पाथ बना हुआ है ना। ये है 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर। ठीक, ये बिंदु ए है और ये बी है। हमको दूरी और विस्थापन समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दूरी क्या है। दूरी के बाद हम समझते हैं विस्थापन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की। तो दूरी क्या होती है समझना। जैसे मान लो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और हमें बी बिंदु पर जाना है। तो हम सबसे पहले 1 मीटर जाएंगे, फिर 2 मीटर जाएंगे, फिर 2 मीटर जाएंगे, फिर 1 मीटर जाएंगे और फिर से 1 मीटर चलेंगे। ठीक, ऐसे करके हम ए से बी बिंदु तक पहुंचेंगे। ठीक है ना। समझना, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया है और यहाँ तक आने के लिए हम इन रास्तों से होकर गुजरे हैं। ठीक, तो हमने कुल कितनी दूरी तय करी हम समझते हैं। 1 + 2 + 2 + 1 और +1, कुल मिला के 1 और 2 3 और 2 5 तो 6 और 1 7 मीटर की दूरी हमने तय की है। तो इससे हमको समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, है ना, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में कोई टाइम लेंगे हम, है ना। तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी समय में तय किए गए पथ की, है ना, ये पथ है, इस पथ को हमने तय किया है ना। तो किसी समय में तय किए गए किसी पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? तो दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी एक अदिश राशि हो जाएगी, है ना। अदिश राशि क्यों हो जाएगी? क्योंकि दूरी में हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? ठीक है, दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक क्यों होती है? क्योंकि हम एक से दूसरी तरफ ही चलते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वापस, कहने का मतलब दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है। दूरी का जो मात्रक होता है हमारी एसआई पद्धति में, जो मात्रक दिया गया है वो क्या होता है? मीटर। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं विस्थापन की। ठीक है, तो हम विस्थापन समझ लेते हैं। ये 1 मीटर, ये 3 मीटर, फिर ये 1 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 1 मीटर। ठीक, हमें क्या करना है? ए बिंदु से बी बिंदु की ओर आना है। क्या करना है? ए बिंदु से बी बिंदु की ओर आना है। तो समझेंगे यहाँ पे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है पथ की डिटेल को नहीं ऐड किया जाता है। कहने का मतलब कुल पथ की लंबाई को नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी देखी जाएगी कि ये कितनी है। कहने का मतलब आप ए से बी तक शॉर्ट में कैसे पहुँचे हैं वो देखा जाएगा। अगर हम हमारी लैंग्वेज की बात करते हैं तो शॉर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ हमने 4 मीटर की डिस्टेंस तय की है। अगर हम ए से बी की न्यूनतम स्थितियों के बीच की डिस्टेंस की बात करें, और अगर हम कुल पथ की बात करें तो 1 और 3 4 और 5 और 3 8 और 1 9, टोटल हमने 9 मीटर बताया। कैसे? जब हम कुल पथ की बात करते हैं। लेकिन कुल पथ की बात तो हम किस में करेंगे? दूरी में। विस्थापन में हम कुल पथ की बात नहीं करेंगे। विस्थापन में हम करेंगे प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं आगे। इसके जो अंतर हमको बताया गया है, सबसे पहले अगर मान लो परीक्षा में परिभाषा पूछ ली जाती है तो वो आप कैसे बताएंगे? तो वो हम बताएंगे कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, और किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक, अगली बात हम देखते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। ठीक, विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन इसमें दिशा की भी
आवश्यकता होती है। दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्लियर। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब मान की ही ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ये बात आप सदिश से समझ ही गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका आखिरी, इसमें दिया गया है दूरी का जो मात्रक है वो मीटर होता है, तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। अगला हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। क्या समझते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है, सबसे पहले तो ये नियम किसने दिया था, तो ये दिया था आपके साइंटिस्ट न्यूटन ने। न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में बताया कि ब्रह्मांड का, क्या बताया था, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है ना। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक, ये किसने बताया था, न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। आगे ये बताया था उसने कि किन्हीं भी दो कणों के बीच, फॉर एग्जांपल के लिए समझना, यहाँ से हम समझना स्टार्ट करते हैं। एक कण आपके ये हो गया और एक कण आपका ये हो गया। पहले वाले कण का जो द्रव्यमान वो m है और दूसरे वाले कण का जो द्रव्यमान वो m2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली यहाँ पे, r, और इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो हमने बताया F। क्लियर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रत्येक कण क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो आकर्षित करेगा तो आकर्षण बल भी आएगा, है ना। तो दो कण है हमारे पास, दोनों के द्रव्यमान हमने बताए हैं, दोनों के बीच की दूरी बताई है और बताया F। तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि दोनों कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, कहने का मतलब द्रव्यमानों का गुणनफल, द्रव्यमानों के गुणनफल के, तो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, है ना। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर द्रव्यमान दोनों बढ़ेंगे तो बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर दोनों का द्रव्यमान कम होगा तो बल भी क्या हो जाएगा, कम। इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1। इसके बाद आगे उन्होंने बताया तथा इन दोनों कणों के बीच लगने वाली दूरी के, लगने वाली दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या हो जाएगा कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना कम बल लगेगा, और जितनी कम दूरी होगी उतना ज़्यादा बल लगेगा। तो ये है आपके समीकरण नंबर 2। अब हम आगे क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को मिला देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, है ना, क्या हो जाएगा, तो F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2, ये ऊपर है ये नीचे है तो ये 1 की जगह आ जाएगा, और ये r²। यहाँ से हमको क्या करना रहेगा, ये चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो जब भी हम चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, एक नियतांक लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो नियतांक हम लगा रहे हैं, क्या लगाया हमने, g, और ये हो जाएगा m1 m2 बटे r²। क्या बन जाएगा, m1 m2 बटे r²। और जो आपका g आया है यह एक नियतांक है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्लियर। अगर हम g का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, r का गुणा उस तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F r²। m1 और m2 नीचे आ जाएगा, तो ये m1 और ये m2 बराबर आपके बचेगा g, और ये आपका नियम था। तो फिर से समझना, न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब किन्हीं भी दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इन दोनों को हमने मिला दिया तो m1 इंटू m2 बटे में क्या हो जाएगा, r²। जब हमने चिन्ह हटाया अनुक्रमानुपाती का तो बराबर लगाया, लेकिन वो चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा। इस नियतांक को ही हमने क्या बताया है, गुरुत्वाकर्षण, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आप समझेंगे, यहाँ पे बताया गया है।
सन 1686 में न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रस्तुत किया या प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। किन्हीं भी दो कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। समझते हैं इसको। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बताया है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। कैसे समझना, यहाँ पे बताया है कि कभी भी ऊर्जा को पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को किसी भी तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ऐसा है कि ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ रूप बदल सकते हैं। जैसे आपके घरों में लाइट है, अगर आपके यहाँ पे सर्किट लगा हुआ है तो सर्किट या परिपथ समझ सकते हैं। आपके परिपथ में आपको मिलती है विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। उससे आप आपका बल्ब जलाते हैं। जो बल्ब जलाते हैं तो बल्ब के बाद आपको बल्ब जलने के बाद कौन सी ऊर्जा मिलती है? प्रकाश ऊर्जा। तो कहने का मतलब विद्युत ऊर्जा को हमने प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया, है ना। तो इसी प्रकार से और हम समझ सकते हैं इसका उदाहरण, विद्युत ऊर्जा से हम ऊष्मा ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बहुत सारों के घरों में हीटर यूज़ होता है ना, खाना बनाने के लिए, बहुत सारे कार्यों के लिए, घरेलू कार्यों के लिए। तो जो हीटर होता है वो किससे चलता है? विद्युत से। मतलब विद्युत ऊर्जा ग्रहण करके हमको क्या देता है? ऊष्मीय ऊर्जा। मतलब विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। लेकिन क्या ऊर्जा खत्म होती है? क्या ऊर्जा समाप्त होती है? तो नहीं होती है। क्लियर। तो हम इस क्वेश्चन को समझ लिया है हमने। अब आप एक काम करिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए। इसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम। थैंक यू गाइस।